तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास बेस्ड है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी क्या है, उसके बाद में इसको फॉलो करने वाले वो सोशोलॉजिस्ट जो भारत से जिनका संबंध रहा है, जैसे एम एन श्रीनिवास हो गए, दुबे हो गए और मैके मेरिट हो गए। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यूज़ है क्या, क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसको मोटे तौर पे देखें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू रखने वाले लोग समाज को एक संरचना मानते हैं और उस संरचना, भाई कोई संरचना जो होगी वो संरचना किन्हीं इकाइयों से मिलकर बनी होगी ना, तो ये मानते हैं कि समाज एक संरचना है और संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और फंक्शनल हम क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल तो हम समझ गए कि ये विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है और एक संरचना है। फंक्शनल हम इसलिए कहते हैं कि जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन है। मीन्स इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी कई सारे यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जिसमें परिवार भी है, स्कूल कॉलेज हो गई, बाजार हो गया, इकोनॉमी, ठीक है, धर्म के लिए मंदिर मस्जिद हो गए। और इन सब यूनिट्स के बीच में क्या आपको लगता है कि कोई तारतम्यता नहीं है? एक परिवार वाला मंदिर में भी जाता है, बाजार में भी जाता है, स्कूल कॉलेज में भी जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक संरचना, ये संरचना भी है, विभिन्न यूनिट से मिलकर बनी होती है और इनके बीच में फंक्शनल यूनिटी होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? इस वर्ड को समझने के लिए देखो, ये वर्ड आया था, सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो दिया था सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनका जो जीवन काल रहा है 1820 से लेकर 1903 रहा है। इसने सिमिलरिटी देखी सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी के बीच में। इसने देखा जिस तरह से ह्यूमन बॉडी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, विभिन्न ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, और उन ऑर्गन्स में कुछ फंक्शनल यूनिटी होती है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब नाक काम करना बंद कर देगा तो बॉडी चल जाएगी। सबका एक अपना एक रोल है जो पूरी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से सोसाइटी विभिन्न यूनिट से मिलकर बनी होती है और उनके बीच में फंक्शनल यूनिटी होती है। यही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी है। इसको बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बस इसको एक छोटे तौर पे समझ लो। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस वर्ड को दिया। ह्यूमन बॉडी की जो तुलना की थी वो सोसाइटी से की थी और इन्होंने 1898 के अंदर इस थ्योरी को दिया था। मीन्स जो स्ट्रक्चरल जो वर्ड जो यूज़ किया था ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल, वो 1898 में दिया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, कौन है जो इनकी थ्योरी को जिन्होंने आगे बढ़ाया और हमारी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, उसके अंदर इसको यूज़ किया, इसका प्रयोग किया और अपनी नई थ्योरीज को डेवलप किया। तो पहला नाम इसमें सबसे ऊंचा नाम जो है वो है एम एन श्रीनिवास का। भाई एम एन श्रीनिवास ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सोसाइटी में इसका प्रयोग किया और हमारी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए जो नेगेटिव अप्रोच जो लोग रखते थे उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रदान किए, ठीक है। एम एन श्रीनिवास के बारे में देखते हैं हम। इनकी जीवन जो लाइफ जो स्पाम है उसको समझेंगे। उसके अलावा जो इनका जो इंस्टीट्यूशंस, भारत में जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको इसमें समझेंगे। और क्या क्या थ्योरीज इन्होंने दी है सोसाइटी के लिए वो भी समझेंगे। तो इनकी जो अध्ययन पद्धति रही है वो क्या रही है? इनकी अध्ययन पद्धति स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट रही है। सीधी बात है, उसको फॉलो करते हैं, इनकी अध्ययन पद्धति वही रही होगी। 1916 में इनका जन्म 1960 में जन्म हुआ था और बॉम्बे जो विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने अपना पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। घुरिये के निर्देशन में रहे थे। घुरिये क्या थे? घुरिये देखो इंडोलॉजिकल अप्रोच को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट उनके स्टूडेंट रहने के बावजूद इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को नहीं अपनाया और फील्ड व्यू को अपनाया, ठीक है। घुरिये के निर्देशन में इन्होंने दक्षिण भारत में कुर्क समुदाय पर पीएचडी की। इसके बाद ये हायर स्टडी के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए, जहाँ वे प्रसिद्ध मानवशास्त्री रेडिकल ब्राउन और इवांस प्रचांड के सानिध्य में आए और वहाँ से इन्होंने क्या किया? कुर्क समुदाय पर ही डिलीट किया। तो याद क्या रखना है इनको? देखो यहाँ पर
ये किसके अंडर थे? ये थे घुरिये के अंडर। घुरिये कौन थे? घुरिये देखो रिवर्स के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसको शुरुआत जो फेज़ था उसमें ये रहे और उसको आगे बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, कह सकते हैं कि फादर ऑफ सोशोलॉजी है वो घुरिये रहे हैं यहाँ पे। कुर्ग में इन्होंने स्टडी की है एम.एन. श्रीनिवास ने। और अब इनके जो दूसरे गुरु होंगे वो कौन होंगे? यहाँ पर इन्होंने पीएचडी करी और डिलीट के लिए चले गए ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में ये मिले रेडक्लिफ ब्राउन से। देखो रेडक्लिफ ब्राउन एक मशहूर कौन रहे हैं? ये मानव शास्त्री रहे हैं और इन्होंने जो अध्ययन किया ना फील्ड व्यू पर बेस्ड करके बहुत स्टडीज़ करी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने देखो अफ्रीका में स्टडी की थी, उन सब स्टडीज़ का इन पर बहुत फ़र्क पड़ा एम.एन. श्रीनिवास पर, और फील्ड स्टडी को इन्होंने इंडिया में लागू किया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आरपीएससी में पूछा था। अब आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, उस पर पूछा था कि किन से इन्फ्लुएंस्ड थे एम.एन. श्रीनिवास, तो वो था रेडक्लिफ ब्राउन। अब फील्ड स्टडी इन्होंने कब करी थी? ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वैसे, है ना। फील्ड स्टडी इन्होंने 1940 से 1942 के बीच में कुर्ग पर फील्ड स्टडी करी थी और उस फील्ड स्टडी के आधार पर ही इन्होंने कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे। कुर्ग पर ही 1952 में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक लिखी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इस स्टडी के बेस्ड पर रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। कब प्रकाशित हुई है? 1952, ये याद रखना, 1952 में ये प्रकाशित हुई थी। स्टडी कब हुई थी? 1940 से 1942 के बीच में। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है, रेडक्लिफ ब्राउन वाला सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल की पूछे जाने की पूरी संभावना है कि बुक के रूप में कब इन्होंने पब्लिश किया, तो 1952 में। इन्होंने भारतीय समाज के क्षेत्र अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल परिप्रेक्ष्यों को केंद्रीय महत्व देने के लिए प्रेरित किया। घुरिये की तरह ये इंडोलॉजिकल अप्रोच के समर्थक कभी भी नहीं रहे। इंडोलॉजिकल अप्रोच को इन्होंने बुक व्यू कहा। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या एम.एन. श्रीनिवास बुक व्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे? कई लोग आपको बताएंगे कि हाँ ये बुक रिव्यू या बुक व्यू से बिल्कुल दूर थे, ये सिर्फ फील्ड व्यू को पसंद करते थे या फील्ड व्यू को फॉलो करते थे, बट ऐसा नहीं है। ये बुक व्यू को भी इन्होंने जो अध्ययन के दो परिप्रेक्ष्य निकाले थे, पहला था इनका फील्ड व्यू और दूसरा था बुक व्यू। कुछ चीज़ें बुक व्यू से करनी है और कुछ चीज़ें फील्ड व्यू से करनी है। ठीक है, बट हाँ इंडोलॉजिकल जो अप्रोच से चीज़ें की गई थी, सिर्फ इंडोलॉजिकल अप्रोच को लेकर घुरिये ने जो काम किया था उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया था, या यूँ कहो कि उस मामले में मौन रहे थे। जाति व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्षों पर इन्होंने प्रभाव डाला, मतलब जाति व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी नहीं माना। सवाल ये पूछा जा सकता है कि जाति व्यवस्था को क्या एम.एन. श्रीनिवास शोषणकारी मानते थे? नहीं मानते थे। इन्होंने इसके स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस बताया सोसाइटी के अंदर, साथ में इसका फंक्शनल जो व्यू है वो भी प्रोवाइड किया। हालांकि इन पर भी ये बातें बोली जाती कि इन्होंने जो एक तरह से इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे सोसाइटी पर उसका बिल्कुल उल्लेख नहीं किया, बट ठीक है, वो आलोचनाओं में हम पढ़ेंगे। दक्षिणी भारत के कुर्ग समुदाय तथा मैसूर जिले के रामपुरा गांव में इन्होंने अध्ययन किया। देखो दो स्टडी इन्होंने की है, बस इतना ध्यान रखना। एक तो इन्होंने कुर्ग समुदाय में, जो साउथ इंडिया का कुर्ग समुदाय था वहाँ पे स्टडी किए, दूसरा इन्होंने रामपुरा गांव में स्टडी की है। रामपुरा गांव का जो ओरिजिनल नाम है वो है कोडागल्ली। वहाँ हो रहे नवीन परिवर्तनों तथा आधुनिक भारत में गतिशीलता की चर्चा की। ठीक है, रामपुरा गांव के अध्ययन में जाति व्यवस्था के अंतर्जातीय संबंध, जाति गतिशीलता आदि पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा कामिया जाति जो ज्योतिष तथा जादूगर थे, बनिया तथा पनिकाओं, वहाँ पनिका जो जाति थी वो निम्न जाति थी, का अध्ययन किया। तब बताया कि गाँवों में जातियाँ स्वतंत्र है। मैसूर की दो जातियों को प्रभु जाति कहा, वो थी ओकालिंगा और लिंगायत। दो जातियाँ याद रखना, ओकालिंगा और लिंगायत, इनको इन्होंने प्रभु जाति कहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रभु जाति का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने कहाँ से शुरू किया, इन्होंने जो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से शुरू किया। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी, कब दिया था, किस पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था। इसी तरीके से जो संस्कृताइजेशन है उसके लिए भी इस तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे संस्कृताइजेशन जो है इसकी जो सोच थी वो कहाँ से मिली थी, वो कुर्ग से मिली थी इनको। ठीक है, इसको जो फर्स्ट टाइम जो
जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था वो कब किया था, ये किया था 1952 में। देखो मैंने बताया था अभी, 1952 में इन्होंने जो बुक थी, जो जिस पर इन्होंने थीसिस की थी, उसी की बुक साउथ इंडिया की कुर्ग पर जो लिखी थी, उसमें इन्होंने पहली बार इसको बताया। किसको बताया? संस्कृताइजेशन को। और डिफाइन कब किया? देखो डिफाइन इन्होंने किया 1966 में, जो बुक लिखी थी इन्होंने, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उस बुक में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। तो सवाल बन सकता है कि डिफाइन किस पुस्तक में किया? तो मॉडर्न इंडिया सोशल चेंज वाली बुक में किया 1966 में, ठीक है। और इसका उल्लेख कब किया? तो 1952 में किया। और इसकी जो शुरुआत, जो सोचने की, जो जैसे ब्राह्मणीकर जो वर्ड लिया था, ब्राह्मणाइजेशन, वो ओका से, ओका वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो कुर्ग वाला, ठीक है, वहाँ से लिया था। और उसके बाद में ये डेवलप हुआ, ब्राह्मणीकरण डेवलप हुआ संस्कृताइजेशन में। संस्कृताइजेशन जो वर्ड का जो पहली बार उल्लेख किया था, वो किया था 1952 में। 1966 में इसको डिफाइन किया अपनी बुक में, ठीक है। प्रभु जाति की भी देखो इन्होंने 6 तरीके से विशेषताएं बताई थी, पर जो मुख्य जो 3 विशेषताएं जिसकी हम बात करते हैं, वो है संख्यात्मक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त जो जातियां, उसको इन्होंने प्रभु जाति कहा। पुस्तक लिखी इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में। इसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लोकीकरण की को डिफाइन किया, तीनों को अवधारणाएं दी, ठीक है। एम एन श्रीनिवास ने 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। अवधारणा कब दी? 1952 में। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में इसको विकसित किया, ठीक है। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में संस्कृतिकरण की परिभाषा दी। और क्या डेफिनेशन दी थी इन्होंने? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति, प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। मतलब सेंस्क्रिटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए हिंदू कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंज इट्स कस्टम्स, रिचुअल, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ हाई एंड फ्रिक्वेंटली ट्वाइस बॉर्न कास्ट। और वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया? वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट देखो इन्होंने कब दिया? वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया 1966 में इन्होंने बुक लिखी थी, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें। और इसमें जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसमें इनकी डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है। देखो इन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था 1956 में, और इसको डिस्क्राइब कब किया? डिस्क्राइब किया इन्होंने 1966 में। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में भारतीय समाज पर आए परिवर्तन को इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन कहा है। मतलब ये है, वेस्टर्नाइजेशन से मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मतलब इन्होंने जो एरा लिया है ना टोटल, वो सिर्फ 150 ईयर का ही लिया है, ठीक है। 150 ईयर में ब्रिटिश शासन, नॉट मतलब अमेरिका का तो शासन नहीं रहा, बट कभी ये वेस्टर्नाइजेशन में अमेरिकन लाइफस्टाइल या इस तरह की कोई बात लिखी जाती है, ठीक है। पश्चिम में तो सारा चीज़ आ गया ना, कि वेस्टर्न भी है, मतलब अमेरिका भी है, यूरोप भी है, इस तरह से चीज़ें सब आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन, ठीक है। ब्रिटिश शासन का इम्पैक्ट क्या रहा हमारी जो सोसाइटी में, वो लोग आए यहाँ पे रहे, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा? देखो आप खुद बता सकते हो। नगरीकरण हुआ हमारे वहाँ पे, जातियाँ कमज़ोर हुई, ठीक है, परिवारों का विघटन शुरू हुआ, ठीक है। और जो हमारा कृषि प्रधान जो कंट्री था, उसमें चेंज हुआ, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना शुरू कर गए लोग, महिलाओं को अधिकार मिले, SC ST इनको अधिकार मिले। तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी में परिवर्तन आए, हमारे जो भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के रहने के दौरान क्या क्या परिवर्तन आए, उन सबको इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इन्होंने क्या कहा? और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो ग्लोबलाइजेशन के लिए इन्होंने लौकिकीकरण और देखो धर्मनिरपेक्ष, सेकुलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये एक तरह की मतलब लौकिकरण और जो धर्मनिरपेक्षता है, वो बहुत मतलब एक तरह से एकदम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे लौकिकरण क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक पक्ष है, तथा धर्मनिरपेक्षता लौकिकीकरण का सैद्धांतिक अवधारणा है। मतलब धार्मिकता में कमी तथा तार्किक चिंतन में वृद्धि, समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी पहलुओं में विभेदीकरण लौकिकरण की विशेषता है। आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न में
एक कॉन्सेप्ट होता है पुनर्जागरण, रीनेंस। ठीक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इन्होंने लौकीकरण दिया। इन्होंने बताया, देखो हमारा समाज किस तरह का था, हमारा समाज थोड़ा रूढ़िवादी था, हमारा समाज धर्म पर आधारित था। हम धर्म को, हमारी वर्ण व्यवस्थाओं को, हमारे जातियों को, इन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। हम तार्किक बहुत कम थे। तो इन्होंने बताया कि हमारा समाज किस तरीके से तार्किकता में, हमारे समाज में तार्किकता का समावेश होता है। हम किस तरह से, राधे को राजा राम मोहन राय जैसे तो लोग आए, पहले हम समुद्री यात्रा भी नहीं कर सकते थे, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि पढ़ो, इसको समझो, तभी तो हम में चेंज आएगा, तभी तो हम किसी और कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। तो ये था लौकीकरण। ठीक है, इन्होंने कास्ट इन सेंचुरी अवतार 1998 में लिखी, और इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1998 में ये भी लिखी। मैं भारत में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करता। एक अन्य दिन मास कम्युनिकेशन में नवीन संचार क्रांति के कारण भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा की। एक बार इनकी बुक देख लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में लिखी इन्होंने। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया 1952 में लिखी। इसी में इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इंडियाज़ विलेज लिखी इन्होंने 1955। ये बुक भी याद रखना, बिकॉज आप दुबे की जो बुक्स है उसके साथ में इसको कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने इंडियन विलेज, उन्होंने विलेज इंडियाज़ लिखी थी ना, तो इन्होंने इंडियाज़ विलेज लिखी है, तो ये याद रखना। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, द रिमेंबर विलेज बुक इन्होंने लिखी, जो कब आई थी 1976 के अंदर। और जो बुक थी इसकी इम्पोर्टेंट, देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसे हो गई। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक बार इसे क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, ये एक बार इन बुक्स को दोबारा देखते हैं, है ना, कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लिए गए। बुक्स के बारे में सवाल बनते रहते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया, ये बुक इन्होंने 1952 में लिखी। इसमें संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का भी जिक्र था। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो आए इनके, वो आए 1966 में लिखी हुई बुक इनकी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, संस्कृताइजेशन हो गया, और एक बार कॉन्सेप्ट इनके दोबारा देख लेते हैं। वेस्टर्नाइजेशन हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, और क्या था इनका, ग्लोबलाइजेशन। ये तीन कॉन्सेप्ट्स ये यहाँ से देते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो एक चीज़ और देखो आप, द रिमेंबर विलेज का जो काम किया था ना इन्होंने, ये कब किया था, जब ये ऑक्सफोर्ड में थे, तब इन्होंने एक स्टडी करी थी 1948 से 50 के आसपास स्टडी करी थी, है ना। उस दौरान इन्होंने रामपुरा की स्टडी करी थी, और उसी स्टडी में इन्होंने, तब क्या हुआ था, वहाँ पे जिस ऑक्सफोर्ड में रह रहे थे ना, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ वो कर दिया था, एक तरह से एक आंदोलन टाइप का हो गया था। तो इनकी जितनी प्रतियाँ थी वो सब जल गई थी। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मतलब जला दिया था, उस एरिया को जला दिया था, उस रूम को जला दिया था, ये मान लो। तो उसमें इनकी जितनी वर्क था ना, जो वो पूरा का पूरा वर्क इनका जल गया था, जो इन्होंने इन्फ्लुएंस कर कर लिखा था ना इन्होंने ब्राउन के साथ में, वो जल गया था। उसके बाद में इन्होंने 1970 के बाद में सोचा कि इनके जो साथ वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि यार आप इस बुक को दोबारा लिखो, आप सोच के लिखो। तो ये रिमेंबर, हर चीज़ को इन्होंने याद किया, हर चीज़ को इन्होंने सोच सोच कर द रिमेंबर विलेज बुक लिखी इन्होंने ना। तो इसमें इन्होंने द रिमेंबर विलेज में इन्होंने डोमिनेंट कास्ट, कौन सी, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने रामपुरा के, मतलब ये जो बुक थी किस कौन सी स्टडी पे बेस्ड थी, ये थी रामपुरा विलेज पर, रामपुरा विलेज पर बेस्ड थी, जिसमें डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, अब इनका क्रिटिसिज्म देखते हैं। देखो एस.सी. दुबे बोलते हैं कि डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है ना, वो ठीक नहीं है। ये मानते हैं कि गाँव के अंदर पूरी कास्ट डोमिनेशन में नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो
डोमिनेंट कास्ट की इन्होंने बताया कि डोमिनेंट पर्सन उसमें रूल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो किसी गांव में जैसे राजस्थान के किसी गांव को उठाते हैं, कोई मीणा जाति या जाट जाति पूरे गांव में है, तो ऐसा नहीं कि पूरी जाति डोमिनेशन में है, उसमें कुछ लोगों की डोमिनेशन में होगी। तो ये बात ऐसी दुबे ने कही। योगेंद्र सिंह कहते हैं और दीपांकर गुप्ता का कहना है कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन और एकता के आधार पर प्रभु जाति बन सकती है, जैसे बिहार के भूमियर। वही बात लगभग इन्होंने दोहराई है। मजूमदार ने खस ट्राइब जोनसर बाबर में करी और भारत में जातियों के अंतर्गत डिसेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया की बात करी। उन्होंने सेंसिटाइजेशन की बात करी थी ना, इन्होंने डिसेंसिटाइजेशन की बात करी। और मजूमदार मानते हैं कि संस्कृति की प्रक्रिया लंबोत सामाजिक गतिशीलता की जगह क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को परिलक्षित करती है। मतलब वो बोलते हैं कि कास्ट ऐसे नहीं उठती ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ये बोलते हैं कास्ट ऐसे उठती है। मतलब अपनी ही कास्ट के अंदर वो कुछ अच्छी स्थिति में आ जाती है अगर वो कास्ट कुछ विशेष प्रकार के जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको फॉलो करती है, या जो रीति रिवाज जो मानक है उनको फॉलो करके वो उच्च जाति को मानक और ये सब फॉलो करके अपनी कास्ट में ऊपर की तरफ आ जाती है, उसका स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गए मन श्रीनिवास। अब श्यामचरण दुबे को देखते हैं। ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ही है। दुबे का जन्म होता है 25 जुलाई 1922 और डेथ होती है इनकी 1966 में। श्यामचरण दुबे इज़ वन ऑफ द फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट of the country. He has presented his views on many subjects like tribe पे किया इन्होंने, रूरल लाइफ पे किया इन्होंने, सोशल चेंज पे किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे किया इन्होंने। ही डिड स्टडी अंडर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, वही पर्सपेक्टिव है सेम टू सेम दोनों का। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर एज ए लेक्चर फ्रॉम हिसोप कॉलेज, नागपुर में इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वर्किंग एन स्पोक पर्सन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ गए, जहाँ ये मिलते हैं किनसे, डी एन मजूमदार से। और ये इनकी जो एडिटेड मैगजीन थी जो 1947 से पब्लिश हो रही थी, उस तब इनकी शुरुआत होती है ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी। ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए इन्होंने, इसको बनाया किसने, डी एन मजूमदार ने। कब बनाया, 1947 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। और एडिटेड किसने किया था, एडिट किसने किया, एस सी दुबे ने। तो एस सी दुबे किन जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो किससे जुड़े, वो डी एन मजूमदार से जुड़े। उनके जो पत्र था, उनका जो मैगजीन थी उससे जुड़े। मैगजीन का नाम क्या था, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी। कब पब्लिश होना शुरू हुई थी वो, 1947 में। ठीक है। आफ्टर सम टाइम दुबे टुक ओवर as a reader in the Department of Sociology of Osmania University. Thereafter he was appointed Professor of Anthropology in Sagar University. सागर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, एमपी में। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, शिमला में भी ये डायरेक्टर है। देखो ये चीज़ें मैंने जो लिखी है ना, वो इसलिए लिखी है कि आजकल एग्जाम्स में इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में जो योगदान है, स्पेशली भारत के जो समाजशास्त्री है, वो पूछे जाते रहते हैं। तो एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह याद हो चीज़ें, बट हाँ आपको पता होना चाहिए इस तरह की अगर आ जाए एग्जाम में तो आप एलिमिनेट कर सकें या उसको टिक कर सकें। वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे ये। इन एडिशन द नेशनल फेलो ऑफ ICAR के फेलो रहे। ही हैज़ हेल्ड द प्रेटिजियस पोजिशन ऑफ यूनेस्को में भी, यूनेस्को से भी ये जुड़े रहे, मतलब UN से ही जुड़े रहे। ही हैज़ आल्सो बीन द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन भोपाल। ठीक है। फॉलोइंग आर द मेजर वर्क ऑफ दुबे। दुबे ने क्या बड़े काम किए, देखो 2-3 जगह इन्होंने स्टडी की थी, वो समझना है बस हमें। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दुबे दैट ही हैज़ ऑलवेज बीन मूविंग इन जियोग्राफिकल एंड इंटेलेक्चुअल। देखो इनकी खास बात ये है कि घूमते रहते थे, मतलब ये जोग्राफिकल जो एरिया थे उनमें घूमते रहते थे और अपनी समझ विकसित करते थे। मतलब इनका जो सोच था वो भी फील्ड व्यू का ही था। He also states on propounding a broad ideal theory to understand Indian reality and complex culture. अब इनके काम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहला जो काम था वो था 1951 में। 1951 में द कमार इन्होंने बुक लिखी। ये जो बुक थी एक्चुअल में द कमार पर ही इन्होंने क्या किया था, द कमार एक ट्राइब है, उसी पर इन्होंने PhD भी की थी, उसी पर इन्होंने थीसिस लिखी थी अपनी। तो द कमार ये छत्तीसगढ़ से आई हुई जनजाति थी ना, मध्य प्रदेश की जनजाति बन जाती है, मतलब उससे पहले छत्तीसगढ़ से शिफ्टेड होती थी। जनजाति में क्या देखा है इन्होंने, बदलती खेती पर इन्होंने शोध किया।
और जब इन्होंने काम किया तो डीएन मजूमदार ने भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी उस दौरान, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम था इनका, दूसरा जो जो इनका मेजर वर्क है जो याद रखने लगा, तो वो था इंडियन विलेज। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम भी है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन विलेज 1955 में इनकी बुक पब्लिश होती है। इसमें इस किताब में दो बातें इंपॉर्टेंट है, देखो, जो जो इनके लिए मतलब ऐसी है जो जो माइलस्टोन है एक तरह से। फर्स्ट ऑल राउंड स्टडी करी इन्होंने। ऑल राउंड का मतलब जिस जगह पे स्टडी कर रहे थे, कौन सी जगह, शमीरपेट विलेज। समीरपेट विलेज की इन्होंने ऑल राउंड स्टडी करी, मतलब इन्होंने एक एक ग्रुप बनाया, जो जितने स्कॉलर थे या यूँ को जितने उस समय के जो प्रोफेसर्स थे उनका एक ग्रुप बनाया, और अलग अलग 6 सब्जेक्ट, देखो मैंने लिखा भी है आगे, 6 सब्जेक्ट के इन्होंने एक अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को, 6 सब्जेक्ट के लोगों को लिया और उनको, जैसे मान लो इन ये सोशोलॉजी से थे या उससे थे, क्या नाम है, एंथ्रोपोलॉजी से, तो इन्होंने फील्ड व्यू को बेटर किया, फील्ड व्यू के रूल रेगुलेशन को इन्होंने लगाने की कोशिश करी है ना। उसी तरह से इकोनॉमिस्ट को ले लिया, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो वहाँ के रहने वाले लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस इकोनॉमिक चीज़ों को वो बेहतर समझेगा ना, तो उसका रिसर्च उन्होंने लिया। तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑल राउंड स्टडी करी समीरपेट की, और उसके जो गांव की जो लाइफ थी उसको डेप्थ, जो गांव की लाइफ की डेप्थ को था, उन्होंने सिंपल वे में लोगों के सामने प्रेजेंट किया। दक्षिण भारतीय गांव का अध्ययन ठीक उसी प्रकार से किया जैसे रेडफील्ड ने मैक्सिको में किया था। तो याद रखना है, देखो, एम एन श्रीनिवास जो थे वो इंस्पायर थे रेडक्लिफ ब्राउन से, इवांस प्रचांड से, और एस सी दुबे किनसे इंस्पायर हो गए, एस सी दुबे इंस्पायर है रेडफील्ड से। वो सवाल पूछा जा चुका है एम एन श्रीनिवास का, ये सवाल अभी पूछा नहीं है, तो ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। इन्होंने ठीक वैसे ही स्टडी करी थी जैसे रेडफील्ड ने मैक्सिको में स्टडी की थी। मैक्सिको में का गांव का आपको याद होना चाहिए, नाम क्या था, टेपोजलान गांव, ठीक है। कब की थी, 1930 में, ठीक है। दूसरी बात हमने बताई थी, है ना। तो सेकंड मेथोडोलॉजिकल पॉइंट में इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने नियोफर्ड वाज ए नियोफर्ड बिकॉज इन दिस इंटरडिसिप्लिनरी टीम 6 सब्जेक्ट, ये एग्जाम भी पूछी जा सकती है, जो सब्जेक्ट कितने लोगों को इन्होंने लिया था, मतलब कितने सब्जेक्ट के लोगों को अपनी स्टडी में शामिल किया था इन्होंने। अब हालांकि किस किस सब्जेक्ट के लोग थे, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्टोरियन हुआ, अब ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्रेडिट ऑफ रूरल स्टडी इन इंडिया इज गिवन टू वेल नोन सोशोलॉजिस्ट प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। हिज बुक एन इंडियन विलेज, कब आई, 1955, is considered an immortal work. This work is based on the study of the village Samirpet, about 35 mile from twin city of Hyderabad and Sikandrabad. द स्टडी वॉज डन, कब स्टडी की गई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो 51-52 में स्टडी हुई थी, 1951-52 में, एंड द बुक वॉज पब्लिश 55, और कहाँ पब्लिश करी थी, क्या इंडिया में पब्लिश करी थी, नहीं, लंदन में पब्लिश हुई थी इनकी बुक, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बुक कब पब्लिश हुई, 1955 में, बुक का नाम एन इंडियन विलेज, कहाँ पे स्टडी हुई, समीरपेट में हुई, कब हुई, 51 से 52, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और कहाँ पब्लिश हुई, लंदन में हुई। उसके बाद में इन्होंने देखो एक किताब लिखी, द पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया, गाँवों को लेकर किताब थी, कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी, 1958 में आई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। और ये इसकी तीसरी स्टडी मान सकते हो, देखो पहला तो दकमार था, दूसरा समीरपेट हो गया, और तीसरा हो गया रणखंड ब्लॉक में की थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको देखने को। इंडिया चेंजिंग विलेज इस किताब का नाम था। इन्होंने फैक्ट को देखा कि हमारे जो गांव थे ये किस तरह से बदल रहे हैं, किसके बाद बदल रहे हैं, भाई हमारे गांव तो ट्रेडिशनल रहे हैं ना। तो जब गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया था, आपको याद हो तो, 19 एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1953 में जब लॉन्च पूरे इंडिया के लिए किए थे, गाँवों के विकास के लिए योगदान, गाँवों के विकास में के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। तो इन्होंने ये देखा कि इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद में भारतीय जो गांव है ना वो कितने बदले हैं, ठीक है। तो ये स्टडी जो बेस्ड थी वो किस पे थी, किस बात के बाद में परिवर्तन आया, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बाद में हमारे भारतीय गाँव में क्या परिवर्तन आया। तो इसके लिए इन्होंने, भाई पूरी इंडिया में तो कर नहीं सकते,
कि पूरी डे गाँवों की स्टडी करने लग जाए। तो यूपी के एक ब्लॉक का इन्होंने, जिसका नाम था रणखंड ब्लॉक, ठीक है, उसमें इन्होंने स्टडी की है। तो 3 स्टडी हो गई। कमार वाली हो गई जो कहाँ पे की, एमपी के अंदर। दूसरी वाली हो गई शमीरपेट में हो गई, ठीक है, जो कहाँ पे है, हैदराबाद के पास में है। और तीसरी स्टडी इन्होंने की रणखंड, जो कि यूपी में है। और जो यूपी में की थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इफेक्ट को इन्होंने देखा, इसके लिए की थी। अच्छा ये याद रखो ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। 1951 से 52 में इन्होंने इसके दौरान ये स्टडी की थी, जिसको पब्लिश किया था 1955 में, और लंदन से पर किया था। अब आगे चलते हैं। आगे जो इनका इम्पोर्टेंट काम था, ऐसे ऑन मॉडर्न, देखो उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा इनका बुक्स काफ़ी लिखी, पर ऐसा कोई नोटेबल काम इनका नहीं कह सकता मैं उस तरह से। तो याद रख लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन लिखा है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस लिखा है इन्होंने, कंटेम्प्रेरी इंडियन मॉडर्नाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइक एम एन श्रीनिवास की तरह ही इन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे कि हमारा जो समाज है वो कितना बदल गया, कितना मॉडर्न हो गया है, और उसके बाद में किस तरह से परिवारों का विघटन हो रहा है या परिवारों में बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से जो काम करने का तरीका था जो जाति के आधार पे या वर्ण के आधार पे जो काम डिसाइड होते थे उसमें बदलाव आ चुका है, ठीक है। नगरीकरण कितना हो चुका है, शहरीकरण कितना हो चुका है, और महिलाओं की स्थिति कितनी चेंज हो चुकी है, दलितों की स्थिति कितनी चेंज हो चुकी है, जो ट्राइब्स से उनको अधिकार मिल चुके हैं, ठीक है। उस तरह की बातें इन्होंने की थी। उसके बाद में देखो मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट, ये सब देखो डिफाइन किया इन्होंने, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस सबको मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट 1988 में लिखी थी, उसको इन्होंने डिफाइन किया। अच्छा एक चीज़ और इनके बारे में, इंडियन सोसाइटी किताब लिखी 1992, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और है इनके बारे में, स्पेशली ये दुबे की, जो मैंने लास्ट में लिखा है। ऐसी दुबे ने 6 तरह की परंपराओं की बात करी है, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। 6 परंपराओं की बात करी है दुबे ने। पहली है राष्ट्रीय परंपरा, दूसरी स्थानीय परंपरा, तीसरी शास्त्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, पश्चिम परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक पूछा जाता है, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे राजस्थान के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, हर एग्ज़ाम में ऐसी दुबे की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरह की परंपराओं की बात करिए, कौन कौन सी परंपरा है, या दे देगा कूट बना के कौन सी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हमारे हैं, हालांकि वो इंडियन नहीं है, बट जिन्होंने भारत के लिए, भारत में बहुत ज़्यादा काम किया है, उसको हम पढ़ेंगे। मैक्के मेरिट को हम देख रहे हैं। देखो मैक्के मेरिट एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। मैक्के मेरिट के बारे में भी कभी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के हैं, हमारा एग्ज़ाम में अगस्त काम कहाँ के हैं, इस तरह के ड्यूमा कहाँ के, इस तरह के सवाल देखो बनते रहते हैं। मैक्के मेरिट को भी लेकर कभी भी सवाल बन सकता है कि कहाँ के, तो ये अमेरिका के। मेरिट ने 1955 से में शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की। मेरिट ने एशिया के ग्रामीण और शहरी लोगों और जापान सहित एशिया के पेशेवरों का अध्ययन किया। मेरिट ने ग्रामीण भारत के अपने अध्ययन व संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। मेरिट इस वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हुए भारत में सामाजिक परिवर्तन पर कुछ अध्ययन भी किए। ही हैज़ डन फील्ड वर्क इन उत्तर प्रदेश इन महाराष्ट्र, ठीक है। और इनकी बुक थी विलेज इंडिया, ठीक है। विलेज इंडिया स्टडी इन लिटिल कम्युनिटी 1955 में इनकी बुक आई थी। कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी, ये है इंडियन थ्रू सोशल कैटेगरीज हिंदू, ये वाला, ये किताब और ये 2-3 किताबें इनकी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की, कहाँ इन्होंने अध्ययन किए, ये सब इसमें देखेंगे। मैक्के मेरिट use the structural functional approach in his study of विलेज इंडिया। बुक थी इनकी विलेज इंडिया। अप्रोच क्या थी इनकी, वही स्ट्रक्चरल फंक्शन, इन्फ्लुएंस बाय द मॉडल ऑफ द रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर। मिल्टन सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड से ये इंस्पायर्ड थे। तो इन्फ्लुएंस्ड अगर हम कहें रॉबर्ट रेडफील्ड से, दूसरा कौन था, जस्ट हमें पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है, तो वो थे ऐसे दुबे। इन्होंने ठीक वैसे ही स्टडी करी जैसा कि उन्होंने मैक्सिको में टेपोजलान 1930 में स्टडी की थी, राइट। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट्स क्या 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 दिए, कम्युनिटीज़ एंड ट्रेडिशन, मैक्के मेरिट
explicitly indicate the relation between the local caste system and the larger order of the state and civilization. विलेज इंडिया स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी 1955 में इन्होंने लिखी. मैकमेरिट कंडक्टेड हिज स्टडी एट द विलेज ऑफ किशनगढ़ी गांव में स्टडी करी थी, जो कहाँ पे है, अलीगढ़ में किशनगढ़ी जो गांव है वहाँ पे इन्होंने स्टडी करी और इन्होंने उसके आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, वो हम समझेंगे. ठीक है, कब करी थी इन्होंने, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कभी भी. 50 से 52, 1950 से 1952. अब देखो इन तीनों ही थिंकर को आप समझो एक बार. सेंसकटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कुर्ग में दिया था, और कुर्ग की स्टडी कब हुई थी, 40 से 41, 40 से 42, राइट. 51 से 52 का जो टाइम था उसमें स्टडी हुई थी द कमार. ठीक है, सॉरी समीरपेट के लिए जो उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, उसमें समीरपेट गांव की स्टडी कब हुई थी, 1951 से 52. और तीसरा हमारा जो थिंकर है उसमें किशनगढ़ी की इन्होंने स्टडी करी, और वो स्टडी कब हुई, 50 से 52. तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं. देखो यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने लिटिल कम्युनिटी और जो हम लिटिल कम्युनिटी और ग्रेट कम्युनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था ना, क्या नाम है, रॉबर्ट रेडफील्ड, उसी को इन्होंने यहाँ अप्लाई किया, और उसी में कुछ चेंजेस करते हुए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट था पेरिकोलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकरण. समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने युकाटन मैक्सिको में समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन को परिभाषित किया. महान परंपराएं क्या थी, वह थी जिनका पालन समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे राजा, पुरोहित आदि करते थे. इन कर्मकांडों और पद्धतियों का किसान और सामान्य जन भी किया करते थे. ठीक है, का प्रयोग जो करते थे. और लघु परंपराएं क्या थी, लोकाचारों और रीति रिवाजों से आई हुई होती थी, और आम लोग इसका पालन करते थे. यह महान परंपरा से भिन्न थी. रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार व्रत परंपरा स्कूल तथा मंदिरों में पोषित होती थी, और लघु परंपरा कहाँ होती थी, विलेजेस में. क्या अशिक्षित के जीवन में विकास करती थी और अपने आप को बनाए रखती थी. समय के साथ इन दोनों परंपराओं में परस्पर आदान प्रदान हुए, और इससे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ. देखो इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, when elements of the great traditions percolate downward and become organic part of the little tradition, losing thereby their original form. The second process operates when elements of the little traditions, जिसमें customs, rituals, ये अपवर्ड सर्कुलेट अपवर्ड टू द लेवल ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन. सार्वभौमिकरण में मतलब जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सा, सार्वभौमिकरण और पेरिकोलाइजेशन मतलब संकुचीकरण. सार्वभौमिकरण में क्या होता है, लघु परंपराएं ऊपर की ओर विकसित होती है. मतलब देखो इसको ऐसे समझो आप, बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताता हूँ. गाँव में रहते हैं, गाँव में कई सारी छोटी मोटी परंपराएं होती है, कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है. जैसे मान लो गांव में, आज हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कुछ जो नृत्य है वो सिर्फ एक छोटे से ट्राइब में ही पॉपुलर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर वही ट्रेडिशन अपवर्ड होता जाए और उसको ब्रॉड वे में लोग अपनाने लग जाए, तो ये क्या है, उसका सार्वभौमिकरण है. मतलब लघु परंपरा का सार्वभौमिकरण है. मतलब छोटे से गांव, छोटी सी कास्ट, छोटे से ट्राइब से कोई गाँव चीज़ उठकर ऊपर की ओर ज़्यादा लोग अपनाने लग जाएं. ठीक है, तो ये हो गया इसका सार्वभौमिकरण. और ऐसा भी हो सकता है ना कि बड़ी परंपराएं, भाई पहले क्या होता था, जो रामायण महाभारत या जो वेद वगैरह थे, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल दिन में पढ़ाया जाता था, और कोई विशेषाधिकार के लोग इसको पढ़ा करते थे. लेकिन अगर यही चीज़ धीरे धीरे नीचे वर्गों में भी चली जाए, गाँव में चली जाए, छोटी छोटी जगहों तक ये पहुंच जाए. जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देख सकता हूँ कि आज सोशल मीडिया और जो जैसे यूट्यूब वगैरह ने कितना इम्पैक्ट कर दिया कि छोटी सी जो ट्रेडिशन है वो भी ज़्यादा लोग देखने लग गए हैं, अपनाने लग गए हैं, जीने लग गए हैं, और बड़ी बड़ी परंपराओं को भी छोटे लेवल तक पहुंचाया जा चुका है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सार्वभौमिकरण और संकुचीकरण का. ठीक है, सार्वभौमिकरण का मतलब ये हो गया कि नीचे से छोटी छोटी परंपराओं को ऊपर की ओर उठना, और संकुचीकरण का मतलब है बड़ी बड़ी परंपराओं का
छोटे लेवल तक भी पहुंच जाना। ठीक है, बस इतना सही था। मेरिट निष्कर्ष निकाला कि अपने त्योहारों और देवताओं के माध्यम से देखा जाए तो किशनगढ़ी गांव का धर्म एक छोटी स्थानीय परंपरा और महान परंपराओं के बीच संचार की निरंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगा। दूसरा इन्होंने देखो दिया वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, भी इन्होंने काम किया। रूरल स्ट्रैटिफिकेशन को समझाया अकॉर्डिंग टू द मेरिट इज क्लोज रादर देन द ओपन। इन्होंने भी बताया कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो भाई क्लोज ही है, ऐसा नहीं है जातियों के आधार पे देखो अपने यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन है तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ अपने यहाँ पे जो स्ट्रैटिफिकेशन के जो आधार हैं, जाति लिंग जो चीज़ें के आधार पे जो बनाया हुआ है प्रतिष्ठा के आधार पे, वो क्लोज सिस्टम का ही है, उसमें ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है। स्पेशलाइज स्टडी ऑफ कास्ट रैंकिंग पर भी इन्होंने करी इसका। ठीक है, मेरिट इन हिज पाथ ब्रेकिंग वर्क इन कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर 5 रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत के 5 रीजन और पाकिस्तान में इन्होंने 1960 में स्टडी की थी। ठीक है, किस पे की थी? कास्ट पे। अकॉर्डिंग टू द मेरिट कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स इट्स स्ट्रक्चरल फीचर्स इन इंडिया दैट ऑफ जोन्स ही मेंशंस 3 जोन में इन्होंने इसको बांटा था। जोन्स के बारे में मैंने थोड़ा लिखा है। द जोन ऑफ द विलेज कम्युनिटी, the zone of the village community and its directly connected path in the countryside, the zone of recognized cultural, ठीक है, और द जोन ऑफ होल सिविलाइजेशन। 3 जोन में इन्होंने बांटा था। दूसरी बात इन्होंने देखो हेरारिकल ऑर्डर की भी बात करी है। गाँव में संबद्ध भेदभाव तो शुद्ध अशुद्ध पर आधारित होते हैं, वही मतलब अनटचेबिलिटी और जो भेदभाव है उन सब की बातें इन्होंने की है। सोशल मोबिलिटी इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज 1990 में लिखी थी उन्होंने। मेरिट एक्सप्रेस सोशल साइंस आइडिया विद कैन बी डेवलप फ्रॉम द रियलिटीज टू इंडियन पीपल। ठीक है, ये दुबे की लिखी हुई चीज़ें, तो इसको इसमें मत पढ़ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू रखने वाले हमारे जो सोशल जो थिंकर्स थे उनको हमने पढ़ा। 2 हमने इंडियन पढ़े, 1 हमने वेस्टर्न को पढ़ा। तो ये जो अमेरिकन थे और जो 2 थे वो इंडिया से थे। तीनों ने देखो किताबें जो लिखी है उनको भी पढ़ना। इंडियन विलेज वाली जो बुक है वो विलेज इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज, इसमें डिफरेंस किस तरह से है वो सब पढ़ना। कौन सी स्टडी किस ईयर में हुई ये ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए, कब कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, कब उसकी डेफिनेशन दी, ये सब पढ़ना होगा तभी जाके, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किया करें, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद में ये क्लासेस बना रहा हूँ। और अगर आपको ठीक लगती है तो कुछ लिखा करें, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।